जय हिंद दोस्तों। आपके सामने फिर हाजिर है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग को काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो हमने सोचा आज आपको एक कमेंट को जो डाउट था उसको क्लियर कर दें, है ना। तो जो कमेंट है वो था कि अलग अलग प्रकार की जो धाराएं थी, जो मद होते हैं, मद होते हैं, है ना। तो देखिए, देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा। हमने ये देखा था कि RCMS क्या होता है। सबसे पहले RCMS समझो आप, है ना। तो RCMS यानी कि रेवेन्यू कोड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लॉगिन होते हैं, है ना। उसी में एक लॉगिन होता है ऊपर, रेवेन्यू कोड लॉगिन, ठीक है। इसमें किस किस के लॉगिन है? अभी वर्तमान समय में पटवारी का लॉगिन है, ठीक है। रीडर का लॉगिन है और PO का लॉगिन होता है। तो ये क्या है? तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के, SDM के, ADM के और कलेक्टर सर के, है ना। फिर ऊपर जाएंगे तो कमिश्नर के, है ना, मतलब DCLR के, फिर ACLR के, CLR की, अलग अलग लॉगिन होते हैं, जिसमें एक रीडर की आईडी होती है, एक PO की आईडी होती है। PO मतलब प्रोसीडिंग ऑफिसर, जो आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीडिंग ऑफिसर, ठीक है, जो आगे बढ़ाएंगे। तो ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो आपका अगला टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। अब समझिए आप, जब कोई आवेदन किया जाता है ना, तो उस आवेदन पे कब तक काम नहीं होता? जब तक इसका प्रकरण जनरेट नहीं होता। क्या जनरेट नहीं होता? प्रकरण, ठीक है। तो जब कोई आवेदन किया जाता है, वो सबसे पहले जाता है रीडर की आईडी पे, ठीक है। रीडर की आईडी पे उस केस को देखा जाता है और उसको प्रोसीड किया जाता है PO की आईडी पे। जैसे ही PO द्वारा केस एक्सेप्ट होता है, वो आवेदन से बन जाता है प्रकरण, ठीक है। और जैसे ही वो प्रकरण जनरेट होता है, वहाँ पर जनरेट होता है एक प्रकरण क्रमांक, जिसमें 3 चीज़ें रहती हैं। एक रहता है सीरियल नंबर। अब किसी भी एक नामांतरण है, मान लीजिए, तो नामांतरण के उस कृषि वर्ष में, उस राजस्व वर्ष में जो जिस नंबर पर कोई आवेदन आएगा, मान लो 12 आवेदन अभी तक हो चुके, 13वां व्यक्ति आवेदन कर रहा है, 13वां व्यक्ति का आवेदन आया 12 तारीख का, 12 अक्टूबर का, और 14वें व्यक्ति का आवेदन आया 18 तारीख का। लेकिन रीडर की आईडी पे 13वां वाला भी रीड नहीं किया, लेकिन 14वां वाला एक्सेप्ट करके PO पे चला गया, तो 14वें को नंबर मिल जाएगा 0013, ठीक है। तो कौन कब आ रहा है ज़रूरी नहीं है, कब उसको एक्सेप्ट किया गया वो ज़रूरी है। यहाँ पर आ जाता है वर्ष, जो राजस्व वर्ष है हमारा। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आज है, ठीक है। नामांतरण है तो आज है। अब अलग अलग ये जो मद होती हैं, इनसे हमको केस के बिहेवियर के बारे में, केस के नेचर के बारे में, केस के मूल भावना के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो यही हमारा विषय है, इसी को हम डिटेल में बताएंगे। फिर जब इस पर रीडर की आईडी पे आता है, PO की आईडी से प्रकरण क्रमांक जनरेट हो जाता है। इस तरीके का एक प्रकरण क्रमांक दिखने लगता है। यदि वो लोक सेवा केंद्र से आया है तो इसमें एक डेडलाइन दिखने लगती है, जो लास्ट डेट होगी, है ना, टाइमलाइन वाली डेडलाइन होती है, जो टाइम लिमिट वाली, वो दिखने लगेगी। उसके अंतर्गत इस प्रकरण पे रीडर PO दोनों की आईडी से मिलाकर फिर अलग अलग कार्रवाइयाँ होती हैं, ठीक है। यानी कि आदेशार्थ है, अगली पेशी है, और फाइनल आदेश अपलोड करके यहीं से दिखने लगता है, ठीक है। तो RCMS से आप ऑर्डर डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बात। अब हम आते हैं इस पे, मद पे, जो हमसे कमेंट पे, जो हमारे साथियों ने हमसे पूछा था, नए साथियों ने हमसे, कि अलग अलग ये जो प्रकार है प्रकरण का बीच का, इससे कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रकरण किस चीज़ का है ना। तो इसकी हमने एक कंपाइल्ड डेटा मंगाया था, उसी से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे इसमें जो जिससे रिलेटेड है ना। पहला हम बता रहे हैं आपको MPLRC 1959 से रिलेटेड। 1959 जब भी लिखा जाएगा तो अभी इसके हिसाब से हम पढ़ते हैं यथा संशोधित 2018, क्योंकि मूल में ये संशोधन है। इसके अलावा नियम संशोधन की बात करें या कोई धारा की, तो वो अलग अलग हैं, ठीक है। पर जब अभी इसको ऐसे लिखेंगे तो ये सबसे पहले इसमें आता है A1। तो A1 क्या है? ये
धारा 557/2, धारा 57(2) के तहत शासकीय ज़मीन पर दावे के विरुद्ध लगाई जाती है। ठीक है, जो सरकारी भूमि के विरुद्ध दावे होते हैं वो ये होते हैं। यदि कोई प्रकरण में लिखा हुआ है 031/A1 2024-25, यानी वो काय का प्रकरण है, शासकीय भूमि के दावे के उसमें विरुद्ध में। ठीक है, इसमें केस फीस लगेगी। दूसरा आता है A2, है ना, ये देखा होगा हम लोगों ने। A2 है, ये धारा 59 और 72 का है। कौन सी धारा है? धारा 59 और धारा 72, 172, यानी कि भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए परिवर्तन। ये आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैंने बोला ना, पढ़ा होगा, यानी डायवर्जन। पुराने आप मिसल वगैरह उठाएंगे, पुराने जो केसेस हैं, जो विवर्तन है, वो इसी प्रकरण के तहत है। ठीक है, उनमें साफ लिखा रहता है, या तो A2 लिखा होगा या लिखा आएगा धारा 59 एवं 172 के परिपालन में, इस तरीके से। तो इसी के तहत किसी भी भूमि का डायवर्जन का प्रीमियम और टैक्स कैलकुलेट होता है, डायवर्जन टैक्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, फिर आता है A3। A3 क्या है? अन्य नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण और बंदोबस्त संबंधी मामले। ठीक है, धारा 61 से 103, है ना, अध्याय 7 अध्याय है ना। इसमें केस फीस नहीं लगती। ये कौन से हैं? नगरेतर क्षेत्र जो है वहाँ पर राजस्व सर्वेक्षण। ठीक है, जो राजस्व सर्वेक्षण है उनका और बंदोबस्त संबंधी मामले किस में आएंगे? A3। अब आते हैं अपन A5। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग धारा है A5। आपको पुराने केसेस के मिल जाएंगे, इसके नए केस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि A5 जो है वो है बंदोबस्त में सुधार। तो बंदोबस्त सुधार का जो प्रावधान था पुरानी धारा 1959 में, उसमें किस धारा में था? उसमें धारा में था 89-90 89-90 में था। हाँ, 89-90 में था। ठीक है, और ये 1959 में हटा दी गई, मतलब 2018 वाले संशोधन में इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो अब ये इस पे नए प्रकरण नहीं मिलेंगे आपको, जो प्रकरण मिलेंगे केवल पुराने प्रकरण मिलेंगे। अब थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, अभी रोशनी ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बंदोबस्त के प्रकरण। अब यहाँ पर हम आते हैं A6। तो A6 सभी को पता है। A6 क्या है? अपना फेवरेट वाला नामांतरण। किस धारा में? 109, 110, 109, 110, है ना, MPLRC की धारा 109, 110। और इसको शुद्ध भाषा में देखा जाए तो ये होती है 110 की धारा उपधारा 4। ठीक है, 110 की उपधारा 4। इसमें केस फीस लगती है। इसमें केस फीस क्या है? एप्लीकेबल है ना। देखो, हम लोग को वैसे बेसिक पता है कौन कौन से। A6 नामांतरण, A27 बंटवारा, A12 सीमांकन, A6 SDM यानी 114। ठीक है, और कौन सी पता है हमको? A6, A12, A27, A6A, B121 अन्य। ठीक है, तो इस तरीके की 5 हमको पता है। तो जब हमको ये मिलेंगी तो आप समझ जाइएगा, है ना। बाकी अपन बता रहे हैं एक बार डिटेल में। A6 हो गई। A6 के बाद आती A6 के बाद आती A6A। A6A जो है वो क्या है? धारा 114 के तहत बनाए गए अभिलेखों में सुधार, है ना। अभिलेखों 114 के तहत सुधार या संशोधन कौन करता है? ये SDM। ये धारा किसके पास है? इसलिए SDM के कोर्ट के केसेस में ही केवल ये वाली मद हमको देखने को मिलती है, हेड, है ना। फिर आता है A12। A12 है सीमांकन। ठीक है, कौन सी धारा के तहत? 70, 71, 72, MPLRC की 70, 71 और 73 के तहत केस फीस इसमें लागू होगी। फिर आया A13। A13 क्या कहता है? यह धारा 131 से 134 तक मार्गाधिकारों की जांच पड़ताल के लिए, मार्गाधिकारों की जांच और पड़ताल के लिए। ठीक है,
ये हो गया आपका। ठीक है, ये आ गया आपका। एक मिनट इसको रोकते हैं। तो हम कहा थे A13 हमने देखा था अभी, ये है A14। A14 में आप देख सकते हैं धारा 135 किस चीज़ के लिए, सड़क पथ या भूमि के जो अर्जन होता है उसके संबंध में ये केस लगते हैं। A16 लगा हुआ है उसके बीच में, मतलब धारा 143, 46, 47, 48 उपकर और शास्त्री की वसूली, है ना, अब्बाब जो होते हैं, अब्बाब हमारे। A17 155 जमानतदारों से रकम की वसूली। A21 165 की उपधारा 6 जब किसी आदिवासी की ज़मीन किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को जब क्रय की जाती है या अंतरण की जाती है तो उसके आवेदन इस हेड के अंदर हैं। यदि कोई प्रकरण में ये लगा हुआ है इसका मतलब वो केस इससे रिलेटेड है। लेकिन इसी के जस्ट बगल वाला जो है A23 वो है ऊपर जो आवेदन हमने पढ़ा, आदिवासी से गैर आदिवासी को किए गए अंतरण को रद्द कराने के संबंध में आवेदन पत्र। ठीक है। A24 173 174 में भूमि को छोड़ा जाना या निपटारा, है ना, भूमि को छोड़ा जाना और निपटारा के संबंध में कोई आवेदन जब न्यायालय में देता है तो इस हेड में चलते हैं। A25 पहले था 176 धारा का खाते का परित्याग करना, पर इसको विलोपित कर दिया है ना 2018 में, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पुराने केस मिलेंगे आपको। A26 177 धारा जब किसी बिना वसीयत के कोई व्यक्ति फौत हो जाए या बिना वसीयत के कोई खाता जो है उसका व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जाए उसके लिए आवेदन, है ना। A27 धारा 178 बंटवारा, 178 शामिल खातेदारों का, 178 का पिता पुत्र का या जीवित संतानों। A46 190 जिसमें क्या था, मौरूसी जो कृषक थे उनको भूमि स्वामी का अधिकार दिया जाता था, ठीक है, उसके लिए आवेदन दिया जाता था, तो ये था। अब 190 धारा जो है वो 2018 में विलोपित हो गई, तो अब इसका औचित्य नहीं है, तो इसके भी आपको यदि मिलेंगे, यदि इफ़, है ना, तो ये शायद ही मिलेंगे और किसके होंगे, वो पुराने केसेस होंगे। ठीक है, अगली धारा पे चलते हैं हम। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हमने पढ़ा था अभी A16 मौरूसी काश्तकार को भूमि स्वामी में कन्वर्ट करना। अब हम आते हैं A53 पे जो धारा 203 204 का पालन करता है। इसमें जलोढ़ भूमि का निपटारा या जल कटन, जहाँ पर जल के कारण कटने से भूमि में परिवर्तन आता है वहाँ पर भू राजस्व में कमी करने के लिए आवेदन, है ना। A56 में 230 कोटवारों की नियुक्ति, दंड या उनको हटाया जाना। A58 में ग्राम सभाओं की स्थापना था पहले, लेकिन 258 जो है वो विलोपित कर दी, 232 जो है वो विलोपित कर दी गई MPLRC से, तो ये हट गई है। A59 निस्तार पत्रक तैयार करना, संशोधन करना। A62 240 धारा 240 वृक्ष काटने की अनुमति लेने के लिए आवेदन करना। A63 241 अधिसूचित क्षेत्र से इमारती लकड़ी को काटने हेतु आवेदन। A64 242 वाजिब उलर्ज, है ना, वाजिब उलर्ज और निस्तार पत्रक क्या है ये हम बता चुके हैं पिछली बार, है ना, अर्ज तैयार करना, संशोधन करना। A65 ये आपने देखा होगा स्वामित्व के टाइम पे, या अभी आपने देखा होगा CMAVY में, है ना, इसमें आबादी के लिए भूमि का अर्जन करना या फिर निपटारा करना। A66 भी 244 धारा का पालन करते हुए आबादी स्थलों का निपटारा करना। फिर A67 है 247, इसमें यदि कोई खदान और खनिज के संबंध में कोई कार्रवाई है न्यायालय में, उसके संबंध में ये मद आपको देखने को मिल जाएगी। फिर हम आते हैं A68 पे। A68 कहती है धारा 248 के तहत अनाधिकृत कब्जा, बेदखली करना या शास्ति अधिरोपित करना। A69 कहती है 249 मछली पकड़ने, शिकार खेलने की अनुमति के लिए आवेदन। A70 कहती है धारा 250 यदि किसी को मतलब धारा 250 के तहत पालन करना। A70 यदि किसी को अनुचित बेदखल किया गया है तो उसका पुनर्व्यवस्थापन। A71 मद जो है वो 251 के लिए है। तो छूट गया क्या, अच्छा, ये तालाबों के संबंध में, है ना। A71 मतलब शासन के अंतर्गत निहित तालाबों, है ना, तालाबों के संबंध में। फिर A74 जो है वो अन्य मामले, MPLRC 1959 के तहत यदि कोई अन्य मामले हैं उनके लिए। A76 जो है वो जो देय रकम है ना, किसी भी खसरे में वही किसी प्रकार की कोई देय रकम है उसको भू राजस्व में जोड़कर वसूलने के संबंध में। फिर आता है A28 जो है वो धारा 179 का पालन करती है, जिसमें अन्य व्यक्ति के वृक्षों में
यदि किसी अन्य व्यक्ति के जो लगाए हुए वृक्ष हैं उसमें भूधारणाधिकार खरीदना है तो, है ना। A61 239 धारा के लिए गैर खाते की भूमि पर वृक्ष लगाना या उसके संबंध में ही है ना। अन्य गैर खाते की भूमि पर वृक्ष लगाने या फलदार वृक्षों की जानकारी के संबंध में। फिर आता A45 जिसमें मौरूसी जो भूमि स्वामी थे उनके द्वारा पुनर्ग्रहण करना भूमि को, है ना। वो 189 हटा दी है 2018 में। और ऐसे ही A49 है, उसमें भी 197 धारा थी, मौरूसी से भूमि स्वामी को क्या करना, मौरूसी से भूमि स्वामी को अंतरण करना, अंतरण जो आवेदन किया था अंतरण करने का उसको रद्द करना, ठीक है। तो वो किस में है, A49 में। ये भी हटा दी, 197 189 हटा दी है, इसलिए ये हट गया है, ठीक है। फिर आते हैं A50 पे जो कहती है मौरूसी का द्वारा समर्पण किया जाना, अब ये हटा दी गई है इसलिए विलोपित है। फिर आती है A55 मत कहती है पटेलों की स्थापना, उनकी नियुक्ति, उनका दंड या हटाया जाना, धारा 222 से 26 27 28। A11 कहती है 128 A39 182। A4 कहती है 92 से 103, पर यह भी विलोपित हो गई है, ये विलोपित हो गई है। फिर आता है A61 मतलब अविवादित नामांतरण, A62 मतलब विवादित नामांतरण, A27 मतलब अविवादित बंटवारा, A27 मतलब विवादित बंटवारा। फिर आता है A73 कहता है वाजिब उलझ या निस्तार पत्रक में की गई प्रविष्टियों के संबंध में यदि कोई उसमें क्या पाया जाता है, उनका उल्लंघन किया जाता है तो 18वें अध्याय के तहत दिया जाने वाला दंड के लिए इसमें आवेदन होता है, इसमें प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम A9 में। A9 जो है वो ग्राम खेत की सीमा विवाद, A48 वो 193 94 है ना, ये हो चुका है। फिर ये है 90 सा, है ना, 90 सी डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसके केस आपको अब नहीं मिलेंगे। 90 द भूधारक प्रमाण पत्र, इसका यदि कोई भूधारक है और वो आवेदन देता है तो न्यायालय में इस मद में दर्ज होंगे केस। 90 ई शिकायत जांच प्रतिवेदन के संबंध में। 92 पटवारी हल्के का निर्माण या परिवर्तन। 92 राजस्व निरीक्षक मंडल का निर्माण या परिवर्तन। 129 अधिकार अभिलेख में लेखन संबंधी दोष, है ना, यदि इसके संबंध में कोई दोष है तो उसका आवेदन, ठीक है। अभी तक जो हमने देखे वो थे हमारे MPLRC के, है ना। MPLRC की लगभग आपका रिवीजन हो गया होगा, तो आपने धाराएं भी देखी एक तरफ से पूरी 248 173 143, है ना, 128 29 58 59। अब ये जो है ये उसके बाद मिसलिनियस वाली है, जैसे कि सबसे पहले आपको दिख रही होगी 78, ये है कृषक ऋण अधिनियम के तहत किस्तों की वसूली। A79 जो है वो है भूमि सुधार ऋण अधिनियम के तहत किस्तों की वसूली। फिर A90 यह है MP कृषि खाते की उच्चतम सीमा के संबंध में आवेदन। फिर A82 है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत भू अर्जन के संबंध में आवेदन। A88 है निवृत्ति वेतन पेंशन के संबंध में। A89 1 से लेकर 23 तक है, इसमें लगायत में पंचायत राज 1993 के आवेदन। 90 है 1 से 7 तक लगायत में वासस्थान नियंत्रण के अधिनियम के तहत। फिर 106 है स्टाम्प वेंडर की नियुक्ति। 106 है कोर्ट फीस, है ना, शासकीय प्राप्य जो है वो। 107 है शासकीय भवन को खाली कराना, ये किसके तहत है, साहूकार अधिनियम के तहत, है ना। इसके अलावा फिर हमारा अगला जो मद है वो है, इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद अपने पास है B108 जिसमें मध्य प्रांत बरार अधिनियम के तहत आवेदन हो सकते हैं। 113 है ना, हाँ 113 लोक न्यास अधिनियम के तहत 113/1 में पंजीयन, 113(2) में बेचने के लिए, 113(3) में अनुमति और 113(4) में अन्य, 114(4) में पुजारी मुजावर की नियुक्ति, 98 में विविध एक्साइज एंड अफीम अधिनियम के तहत आवेदन। C142 में विविध मद्य निषेध के तहत आवेदन, कौन से, मध्य प्रांत बरार अधिनियम में। C144 में नगर पालिका या पंचायत में जो आवेदन है उनके विरुद्ध अपीलें। C145 में शस्त्र अनुज्ञप्ति लाइसेंस, जो शस्त्र लाइसेंस होते हैं। C146 मध्य प्रदेश वस्तु अधिनियम। C147 खाद्य सुरक्षा अधिनियम। C148 माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, ठीक है। इसके बाद C149 में विशेष विवाह, है ना। C150 में हिंदू मैरिज एक्ट। C151 BPL में नाम जोड़ना। C152 में BPL में नाम हटाना। C153 में विकास प्रौद्योगिकी तहत टावर या मार्ग के संबंध में आवेदन। फिर आता है D154, है ना। D154 है मृत्यु प्रमाण पत्र। D154 1 है जन्म, 2 है आय, 3 है मूल्यवासी, 4 है जाति, 5 है अस्वच्छ धंधा प्रमाण पत्र,
ठीक है, ये आपके बेसिक मद हमने पढ़ी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो छूट गई है आरबीसी की, वो भी हम आपको एक बार फटाक से रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट पोर्शन आपको बचा है मदों वाला, ये है ना। A19 कृषि भूमि आवंटन। जब कोई कृषि भूमि है, यदि किसी को आवंटन करना होगा तो इस मद के तहत आवेदन करेगा, है ना, या उसका जब आवेदन एक्सेप्ट होगा और आपके पास कोई केस आ रहा है इस मद का, तो आप समझ सकते हैं कि वो इस चीज़ का केस है। दूसरा है शाला की ज़मीन या ग्राम पंचायत की या किसी और प्रकार की स्थानीय भवनों की ज़मीन को आवंटन करना। कृषि योग्य भूमि को किसी अन्य विभाग को हस्तांतरित करना या अन्य ऐसे मामले हैं वो इस मद में रहेंगे। A19 1 2 3 4। A20 है तो नजूल स्थायी या नवीनीकरण के लिए। इसका जो A20 का 2 है वो स्थायी पट्टों के लिए। 3 है वो बिक्री के अलावा अन्य किसी और के लिए यदि जा रहा है नजूल की भूमि उसके संबंध में। B117 जो है वो शोध क्षमता प्रमाण पत्र जो इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होता है वो। B121 बहुत कॉमन है, जो अन्य राजस्व मामले जो इन सब में नहीं समा रहे हैं या किसी भी मामले को उसमें दर्ज करके हम केस को आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए यदि नहीं खुल रहा है, दिक्कत कर रहा है सर्वर, तब के लिए। फिर आता सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आरबीसी क्षति, है ना। जो मेन होता है आरबीसी जिसको जाना जाता है रेवेन्यू बुक सर्कुलर कोड के जो मेन है वही क्षतियाँ। इनको आप समझ सकते हैं, यदि आपकी इसमें से कोई भी क्षति हुई है तो आपका केस इन मदों में मिल जाएगा आपको। यदि 128 8 है तो आपको पता चल जाएगा, 9 है तो पता चल जाएगा। तो क्या है देखते हैं शुरू से। बा 128 1 फसल हानि हुई है तो। बा 128 2 पेड़ों पर या पान पर फसल हानि हुई है तो। बरेजों पर पान के कीड़े से प्रकोप हुआ है तो। 4 में राजस्व ग्राम या वन ग्राम में वन्य प्राणियों द्वारा फसल को क्षति पहुंचाई गई है तो। 5 में बाढ़ से रेत आने पर सहायता। 6वें में पशु या पक्षी की हानि। 7वें में मकान क्षति। 8वें में कपड़ा बर्तन या खाद्यान्न की क्षति। 9वें में नैसर्गिक विपत्ति आने से या सांप काटने या किसी जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु होने पर। 10वें में अंग हानि। 11वें में घायल होने पर सहायता। 12वें में गंभीर क्षति यदि 1 हफ्ते से ज़्यादा एडमिट रहे अस्पताल में तो। 13वें में लावारिस शव का अंतिम संस्कार करने के लिए। 14वें में मृत पशु के निवर्तन हेतु। ठीक है। 15वें में कुम्हार के भट्टों की हानि हुई है तो। 16वें में बुनकर हस्तशिल्पियों की हानि हुई है तो। 17वें में अग्नि या बाढ़ से कोई दुकानदार को क्षति हुई है तो। 18वें में अस्थायी राहत कैंपों में निःशुल्क रहने और भोजन के संबंध में प्रकरण इसमें मिलेंगे आपको। 19वां है बाढ़ तूफान से मछुआरों को सहायता। 20वां है कुएं नलकूप नष्ट होने पर सहायता। 21वां बैलगाड़ी या अन्य कृषि उपकरणों के नष्ट होने पर सहायता। 22वां सड़क दुर्घटना पर सहायता। 23वां सीएम मुख्यमंत्री सहायता कोष के प्रकरण। और 24वां है मुख्यमंत्री कृषक कल्याण सहायता कोष के प्रकरण। ठीक है, तो ये हमने आपको पूरे जितने राजस्व में और जितने आरसीएमएस में केस दर्ज होते हैं, है ना, किसी भी कोर्ट में इन्हीं मदों के अंतर्गत केस दर्ज होते हैं। लगभग हमने इसमें आपको एमपीएलआरसी की धाराओं को भी रिवाइज करा दिया। आशा करते हैं ये थोड़ा बहुत आपके काम का होगा और इससे आपको एक आसानी होगी अब केसों को समझने में। यदि आपको अब कोई भी प्रकरण मिलता है और आपको बीच की मद जो है यदि आप एक बार रैंडम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बेसिकली आपको जो देखने को मिलेंगी वो मिलेगी A12 A27 B121 A6 है ना, बस इसके अलावा नहीं। एक आध कोई प्रकरण डाइवर्जन का मिल जाएगा, A2 वाले मिल जाएंगे, शस्त्र लाइसेंस के कभी कभार मिल जाएंगे, अनुज्ञा वाले जो कलेक्टर महोदय की अनुज्ञा है, आदिवासी से गैर आदिवासी विक्रय वाले वो मिल जाएंगे। इसके अलावा लगभग आपको नहीं मिलेंगे। हमने एक लंबे कार्यकाल में हम लोगों ने गिने चुने ही केसेस देखे। ठीक है, तो आशा करते हैं इससे आपको थोड़ी मदद मिली होगी। जल्दी हम लौटेंगे और मिलेंगे आपकी किसी और सहायता करते हुए वीडियो को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद।